हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने न्यू वीडियो में, जिसमें कि हम करने वाले हैं यहाँ पे मैथ्स के। आपने अगर नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हो। हम लोगों ने न्यूमेरिकल जो आपका 15 नंबर्स का आता है उसको सॉल्व किया था, कल शाम को वीडियो पड़ गया है। और अभी जो हम करने वाले हैं वो हम मैथ्स की पेडागॉजी को करेंगे बहुत ही ईजी तरीके से। ओके, आपको मैथ बिल्कुल समझ नहीं आता और आपको मैथ में बहुत डर लगता है, आपको लगता है कि आप मैथ का पेपर कैसे करोगे, तो आप वो वाला वीडियो जरूर देखना। उसमें मैं वहाँ पे सॉल्व करती थी, मतलब किस तरीके से आपको तुक्का भी लगाना है, ट्रिक भी लगानी है, स्मार्टली वर्क करना है, उन सारी ही चीज़ों को मैंने उस वीडियो में डिस्कस करा है। तो आप उसको जरूर देखिएगा अगर आपका मैथ वीक है तो। ओके, और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी आप उसको देख सकती हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। और आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा पोलिया के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है। ये एक बहुत ही बड़े कौन थे, मैथमेटिशियन थे। ठीक है, इन्होंने किस पर सबसे ज्यादा काम किया था, तो इन्होंने समस्या समाधान के मॉडल पर काम किया था। इनको आधुनिक जगत का समस्या समाधान का मतलब पिता यानी कि फादर या जनक भी कहते हैं। तो इसमें इन्होंने एक अपनी पुस्तक दी थी, क्या दी थी, हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू सॉल्व इट। इस तरीके से इन्होंने एक पुस्तक दी थी। उसमें इन्होंने अपना ये मॉडल बताया था कि अगर आपको कोई समस्या है तो उसको किस तरीके से आप सही क्रम में सॉल्व करोगे। देखेंगे हम अपने ऑप्शंस को यहाँ पे। समस्या को समझना, योजना तैयार करना, पुनः जांच करना, योजना को कार्यान्वित करना। अब देखो, मान लो आप ये पोलिया है, इनको आप नहीं जानते हो, आप नॉर्मल एक इंसान हो, ठीक है, और आपको अपनी समस्या सॉल्व करनी है, तो क्या आप समस्या को पहले समझोगे, उसके लिए कोई योजना तैयार करोगे। अब जांच आप पहले कैसे कर लोगे जब तक कि आपने योजना को कार्यान्वित ही उसमें नहीं किया है ना। तो ये ऑप्शन इसलिए हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकेंड है, समस्या को समझेंगे हम पहले, तो हमें पता होना चाहिए ना कि आखिर समस्या है क्या, प्रॉब्लम क्या है। अब जैसे आपका ही सीटेट का पेपर है, आप लोग रिवीजन कर रहे हो, ओके, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को लगा रहे हो, तो तब जब आप लगाओगे जब भी तो समझ आएगी ना कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि आपको मतलब आपने पेपर कुछ नहीं लगाया और ऐसे ही अचानक से आपको पता चल गया कि हमें इस यहाँ पे इस टॉपिक में समस्या हो रही है, तो ऐसे नहीं पता चलेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वहाँ पे आपको फिर अपनी समस्या समझ में आएगी कि हाँ, इस चीज़ में मैं वीक हूँ या यहाँ पे मुझे क्या है। फिर आप क्या करोगे, उसके लिए एक योजना तैयार करोगे। आप ये देखोगे कि कहाँ से मैं पढ़ सकता हूँ, क्या प्रीवियस ईयर से ही काम चलेगा या फिर मुझे इस टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा, कहाँ से मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को सकता हूँ। तो फिर वहाँ पे आप क्या करेंगे, योजना को कार्यान्वित करेंगे। फिर आपने जो अपना योजना यानी कि जो प्लान बनाया है उसको आप क्या करोगे, उसको मतलब एग्जीक्यूट करोगे, कार्यान्वित करोगे। और फिर जब आप कर लोगे फिर आप फिर से टेस्ट दोगे जाके वहाँ पे। तब आप क्या करोगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं अपनी जांच करूँगा। और फिर आप में जो भी पॉजिटिव मतलब आपको समझ आ गया, टॉपिक नहीं समझ आया, आप फिर से इसी चरण को क्या करोगे, रिपीट करोगे। तो एक नॉर्मल इंसान भी यही करता है। आपको देखो वहाँ पे अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो ऑप्शन को एक बार पढ़ना जरूर, एकदम शांत मन से। और 100% है कि आपको वहाँ पे ऑप्शन समझ पे आ जाएगा अगर आपने थोड़ा सा स्मार्टली अपने माइंड को ट्रेंड किया तो आपका सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ओके, योजना को तैयार पहले नहीं करना है, इसलिए आपका ये भी गलत हो जाएगा। और इसके बाद देंगे हम यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अगर नहीं दिया है, अब तो ये हाईलाइट कर देते, पहले तो ऐसा भी नहीं था, तो आपको इस नहीं को बहुत ही ध्यान से देखना है। अब इन्होंने पूछा गणित में अवधारणाओं की प्रकृति यानी कॉन्सेप्ट को समझने में कौन सी मैथ्स की प्रकृति यहाँ पर नहीं है। तो मैथ्स अमूर्त होता है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, माना कि एक्स संख्या को ये मान लिया इस तरीके से, तो ये हमारी क्या होती है, अमूर्त। श्रेणीबद्ध यानी कि हम उसे क्रम से लगा के उसको मैथ को हमेशा सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपका क्या है, तर्क संगत यानी कि रीजनिंग है जो आपका, और आपका जो एक चिंतन है वो तो आपका मैथ में बहुत ज़्यादा ही लगता है। तो ये तीनों ही आपके सही हैं। यहाँ पे देखेंगे हम तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, मूर्त प्रकृति। तो ये यहाँ पे इस तरीके से यूज़ नहीं होगा ज़्यादा। संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के बाद शिक्षक ने प्रश्न हल करने को दिया, यानी कि एक शिक्षक ने क्या किया, क्लास में स्थानीय मान को पढ़ा और उसके बाद उन्होंने क्या करा है, वहाँ पे हल करने को दिया। मान लीजिए आप 2 अंक 3 और 5 लेते हैं, ओके, इन दो 4 अंकों वाली संख्याएं बनाइए, क्या आपका उत्तर अनन्य है।
ठीक है, इस तरीके से उन्होंने पूछा। तो उपर्युक्त संदर्भ में निम्न में इसमें कौन सा कथन सही है? अब हम किसको पढ़ेंगे? अपने ऑप्शंस को पढ़ेंगे। यह एक खुले सिरे वाला प्रश्न है और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। ओके, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो इन्होंने हमें, देखो ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन होते हैं, इनसे हमेशा आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, समझ लो, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें जिसको कि बच्चे को दिशाओं में सोचने का मौका दिया जाए। जैसे मैंने पूछा कि अपने बच्चे से पूछा कि आपको दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है, तो आप कितने तरीके के ट्रांसपोर्ट यूज़ करके वहाँ पे पहुँच सकते हो, है ना? तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप फ्लाइट से जा सकते हो, आप ट्रेन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, कार से जा सकते हो। तो क्या हो गया, ये बच्चा यहाँ पर सोचेगा, तो यानी कि ओपन एंडेड, वो अपने हिसाब से सोच के जहाँ पे आंसर करेगा वो आपका ओपन एंडेड होता है। मैंने आपसे पूछा कि इंडिया की कैपिटल क्या है, तो भाई न्यू दिल्ली है। आप सीधा एक ही आंसर, जहाँ पे हमारे पास एक आंसर होता है, ओनली वन, वो आपका होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। यहाँ से मैं बार बार देख रही हूँ यहाँ पे कि रिपीट हो रहे क्वेश्चन। तो आपको मेन चीज़ क्या है, आपके पास टॉपिक जो है आपका, उसका आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपका सीटेट कभी भी नहीं रुकेगा, है ना? तो यहाँ पे यही ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ये भी देख लेते हैं, बंद सिरे का नहीं है भाई, क्योंकि उसको बहुत सारे गणित में उत्तर हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। एक संदर्भात्मक प्रश्न संदर्भ नहीं है इसमें। तो ये एक आपका क्या था, ओपन एंडेड क्वेश्चन था। यहाँ पे देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। कक्षा 1 की गणित की अध्यापिका सुश्री सोनाली ने अपने अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित क्रियाकलाप दिए। उन्होंने क्या किया, अपने उसमें क्या करा रही हैं, वो क्रियाकलाप करा रही हैं। तो उन्होंने बहुत सारे क्रियाकलाप यहाँ पे दिए। तो भिन्न आकार और रंगों वाली सीपियाँ, कंकड़ पत्थर, टोकन को वर्गीकृत करना, भिन्न छड़ियों को उनकी लंबाई के अनुसार एक बंडल गट्ठे में व्यवस्थित करना, है ना? यानी कि तरह तरह की छोटी बड़ी लकड़ियाँ दे दी, उनको एक साथ फिर व्यवस्थित करना, लकड़ियों, पंखों, पत्तियों को अपने आसपास के परिवेश से एकत्रित करना, उनके समूह में बांटना। यानी कि बहुत सारी जैसे पत्तियाँ, नीम का पेड़ है ना, जामुन का पेड़ है किसी का भी, तो इस तरीके से पत्तियों को वहाँ पे इकट्ठा करना, वो करना। उसके बाद है मोतियों को धागे में पिरोकर गढ़ना के लिए माला बनाना। तो ये सारे क्या है, ये कक्षा 1 में जो वहाँ की जो सोनाली मैम है वो क्या करा रही हैं, उस पर वहाँ पे अब बच्चों को मतलब ये सारे जो क्रियाकलाप हैं वो करा रही हैं। तो ये जो करा रही हैं इसका क्या मतलब है, इससे आप क्या समझोगे, देखेंगे हम अपने ऑप्शंस को। प्राथमिक कक्षा में फुर्सत मौज मस्ती के लिए की जाती है? जी नहीं भाई, मौज मस्ती के लिए नहीं, बल्कि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए किए जाते हैं। उसका समय नष्ट नहीं करते हैं भाई। केवल तो आपका निगेटिव, आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। अंकगणित में महत्वपूर्ण अवधारणाओं जैसे संख्या गणना का परिचय देने के लिए बच्चों की तत्परता आकलन में सहायक है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं बच्चे के चिंतन के गणितीकरण का सूचक हैं? ओके, देखेंगे हम यहाँ पे, गणितीय संप्रेषण केवल नहीं होगा भाई। प्रश्न को हल करने के लिए मानक क्रियाविधि का उपयोग और उत्तरों की जांच कुंजी से करना। क्यों भाई मानक का नहीं यूज़ करेंगे, हम उसे डाइवर्सिफाइज वे में यूज़ करेंगे। आसपास की भिन्न भिन्न वस्तुओं का भार का अनुमान लगाना और उत्तरों और सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ क्या करना, आपको विचार विमर्श करना। बिल्कुल सही बात है। इससे बच्चे की क्या डेवलप्ड होगा, बच्चे में चिंतन डेवलप्ड होगा। जब वो क्या करेगा, भिन्न भिन्न वस्तुओं के भार का अनुमान लगाएगा, उत्तरों को सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ क्या कन्वर्सेशन वहाँ पे होगी, तो विचार विमर्श होगा, तो कुछ नया निकल के वहाँ पे आएगा। तो इसमें क्या, शिक्षक द्वारा सुनिश्चित निर्देशों को नहीं भाई, यानी कि शिक्षक एक डंडा लेके खड़ा है, ऐसा करते जाओ ऐसा करते जाओ, तो ये बच्चे को नहीं करना है। तो आपका ऑप्शन इसमें 3 सही हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखेंगे हम, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार गणित शिक्षा का आकार चौड़े और गोली होने के स्थान पर ज़्यादा ऊंचा और तकुआकार हो गया है। इसका क्या अर्थ है यहाँ पर, देखेंगे हम। प्राथमिक विद्यालयों और उच्च विद्यालयों के शिक्षकों में पारस्परिक संवाद संप्रेषण नहीं है। क्यों नहीं है भाई, सब में संप्रेषण है। गणित पाठ्यक्रम में विषयों का परिचय कठिनाई के श्रेणीबद्ध, ऐसा कुछ नहीं है कि कठिनाई के मतलब श्रेणीबद्ध करते हुए दिया जाएगा, है ना? तो यहाँ पे देखेंगे हम, गत वर्षों में बहुत से नए विषयों के समावेश से गणित पाठ्यक्रम के परिमाण में वृद्धि हुई है।
ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पे हम देखेंगे अपना फोर्थ ऑप्शन, पाठ्यचर्या में गतिमान होने के कारण, यानी कि जो आपकी पाठ्यचर्या है, मतलब देखो एक कम समय में आपको पूरा क्या करना पड़ता है, सिलेबस खत्म करना होता है, तो कुछ आधारभूत विषयों की काट छांट कर गई, यानी कि मतलब इतना डीपली नहीं पढ़ाते हैं, तो कुछ साइड साइड से हटा दिया ताकि उससे जो नेक्स्ट क्लास आपकी आने वाली है वहाँ पे उसको एडजस्ट कर दें हम, जिससे कि नए विषयों का समावेश किया जा सके जो कि उच्च गणित अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। तो कुछ जो आपकी पारंपरिक पद्धति थी, कुछ पारंपरिक तरीके थे, उनको हटा के कुछ नए विषयों का समावेश कर दिया है। तो उससे क्या हो गया, आपका जो नेक्स्ट आप पढ़ने वाले हो वहाँ पे ये चीज़ें आपके यूज़ में आएंगी। ओके, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गणित के अध्ययन में सामान्यतः अवधारणा मानचित्रों कॉन्सेप्ट मैप का उपयोग किया जाता है। कॉन्सेप्ट मैप क्या होता है, जैसे आपने मतलब कुछ चीज़ को पढ़ा वहाँ पे है ना, फिर उसके बाद आपने अपने हिसाब से उसको लिख लिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं। यानी कि आपको समझ आना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट उससे क्लियर होना चाहिए। ओके, तो इस तरीके की जो हम बनाते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट मैप कहेंगे। यह एक जटिल जाल तंत्र है जो कि एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के बीच को संबंध को चित्रित करता है। बिल्कुल देखेंगे, एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के लिए यह एक रैखिक व्यवस्था, भाई यह रैखिक व्यवस्था नहीं है, ये ऊपर ही आपको बताया कि यह अवधारणा सभी उपधारणाओं के बीच संबंध, तो जब सभी उसके संबंध स्थापित करती है तो रैखिक कैसे होगी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका उपयोग नैदानिक उपकरणों के रूप में छात्रों को अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को पहचानने के लिए किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। यह गणित की प्रकृति के बारे में नई जानकारियां अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में अध्यापक की सहायता करती है। ये भी आपका सही है, ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है, आपका बी इसमें गलत है, तो जिसमें वी नहीं होगा वो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, गलत बी है, गलत बी से गलत, आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को हम। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म का सही मिलान प्रदर्शित करता है। यानी कि यहाँ पे आपको कुछ इन्होंने मतलब एक टेबल दी है जिससे कि आपको मैच करना है इन सबको, तो उसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा यहाँ पे सही है। देखेंगे हम, सबसे पहले हम देखेंगे रचनात्मक आकलन। तो रचनात्मक आकलन अगर आपको नहीं पता है कि समेटिव और ये आपका फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है ये क्या होता है, इसकी वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप यहाँ पे जाके उसको देख सकते हो, और बहुत ही कम टाइम में 7 से 8 मिनट में आपको पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो देखेंगे हम सबसे पहले, तो इसको कहते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें देखो हम उसके लिए आकलन करते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितना सीख रहा है, तो हम उसमें सुधार करके जो मतलब उसमें दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करके उसको फिर से वो चीज़ लेके चले। यानी कि फॉर्मेटिव के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, यानी कि अभी आपको पढ़ाना है उसके लिए आप उसका आकलन वहाँ पे कर रहे हो। तो रचनात्मक करता है कि एक समयावधि में बच्चे की विभिन्न विषयों और व्यक्तित्व के अन्य आयामों में क्या समझ बनी है, क्या बदलाव आया है और क्या प्रगति हुई है, और उसको उसके हिसाब से हमें क्या देना पड़ेगा। तो आपका फर्स्ट जो है किससे मैच करेगा, फोर्थ से। उसके बाद हमारा शिक्षक केंद्रित कक्षा है ना, तो बच्चे तथ्यों को स्मरण करते हैं और वे लिखित परीक्षा के द्वारा आके जाते हैं। ये जो हम लोग पढ़ते थे उस टाइम पे हमारी जो कक्षाएं होती थी वो कैसी होती थी, टीचर सेंटर्ड होती थी, यानी कि शिक्षक केंद्र हम लोगों को लिखा दिया जाता था, डंडे मार के रटा दिया जाता था और उसको फिर हमें पेपरों में बताना होता था। तो आपका फर्स्ट का यहाँ पे कौन सा है, फोर्थ है, फर्स्ट का आपका फोर्थ है। ओके, और आपका सेकेंड का यहाँ पे फर्स्ट है, तो सेकेंड का आपका फर्स्ट है। तो फोर्थ और फर्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे अपना, तो यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें फोर्थ पहले, इसमें सेकंड है, इसमें थर्ड है, इसमें सेकंड है। तो इस तरीके से आप स्मार्टली, मैं तो आपको सारे ऑप्शंस बताऊंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन आपको किस तरीके से करना, आपने एक किया ना, तो अगर आप उसको देख लो एकदम से और आपको दिखा कि चार वाला किसी में नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन सही है और आप वहाँ से निकल जाओगे अपने क्वेश्चन से। मैं आपको छात्र केंद्रित भी बता देती हूँ। छात्र केंद्रित क्या होता है, निजी बच्चे निजी, एकाकी और समूह दोनों तरह से काम करते हैं और इन क्रियाकलापों को करते हुए भी आके जाते हैं। यानी कि छात्र काम कर रहा है, आप उसको दूर से एसेस कर रहे हो, देख रहे हो कि बच्चे किस तरीके से कर रहे हैं। उसके बाद सामूहिक आकलन। सामूहिक आकलन सामाजिक कौशलों और सहयोगी अधिगम प्रक्रियाओं को आंकने में सहायक होता है। यानी कि सामाजिक कौशलों में सहयोग करके किस तरीके से बच्चा सीख रहा है, समूह में जब बच्चे कार्य करते हैं तो वो एक दूसरे का सहयोग कितना कर रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, उन सारी चीज़ों को नापने के लिए आपका कौन सा होता है, थर्ड वाला। ओके,
देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है। यानी कि जो अब आपकी प्राथमिक कक्षा के जो आपके छात्र होते हैं उनको नापने के लिए कौन सी आपकी उपयुक्त विधि नहीं है। देखेंगे हम यहाँ पे, एक परीक्षा जो कि तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर आधारित हो। छोटे बच्चों को स्मरण करने के लिए हमें नहीं देना, उन्हें लर्निंग बाई डूइंग से सिखाना होता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और गलत है, हमसे गलत ही पूछा है, इसलिए आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे बच्चों के अधिगम के स्तरों के अनुसार एक व्यक्तिपरक परीक्षा सही है। ये आकलन के लिए आईसीटी यानी कि आईसीटी का यूज़ करना ये भी आपका सही है। अवधारणा मानचित्र कॉन्सेप्ट मैप बनाना ये भी सही है। तो आपको परीक्षा सूत्रों को रटना तो वैसे भी आपका एक निगेटिव वर्ड्स होता है, तो रटना आपके लिए बहुत ही निगेटिव वर्ड है और उससे देख कर आप वहाँ से अपने ऑप्शंस को चूज कर पाओगे। ओके, देखें, एक प्राथमिक कक्षा में अध्यापक अपने छात्रों का स्थानीय मान पढ़ाने के लिए विविध मूर्त पदार्थों का उपयोग कर रहा है, जिसमें सम्मिलित हैं, क्या क्या सम्मिलित है, डीन्स ब्लॉक है, माचिस की तीलियां हैं, बनावटी प्रचलित नोट मुद्रा है और एक गिनतारा है, अबेकस है। ठीक है, और हमें पढ़ाना क्या है बच्चों को पढ़ाना है आपको स्थानीय मान। ओके, ऑप्शंस को यहाँ पर ए और डी समानुपाती सामग्री हैं, तो डीन्स ब्लॉक अलग होते हैं और गिनतारा अबेकस आपका अलग टाइप का होता है, तो ये समानुपाती नहीं है। ए और बी समानुपाती सामग्री है। हाँ, डीन्स जो आपके ब्लॉक्स होते हैं और आपकी जो माचिस की तीलियां होती हैं, इनसे आप क्या कर सकते हो, ये इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो आप एक तीली भी ले सकते हो, उससे आप उससे 10 भी बना सकते हो और 10 से आप क्या कर सकते हो, इसको 100 भी बना सकते हो। तो ये दोनों जो आपके हैं डीन्स ब्लॉक और माचिस की तीलियां एक जैसा काम करते हैं, इसलिए आपके क्या है, ये समानुपाती। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। का गणितीय अवधारणाओं का पूर्व ज्ञान आकलन के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि जो उनका पूर्व ज्ञान होता है, पहले से जो कुछ भी उन्होंने सीखा होता है, वह किसके लिए महत्वपूर्ण है। यह गणितीय तथ्यों को स्मरण करने में सहायता करता है। भाई, पूर्व ज्ञान स्मरण करने में क्या सहायता करेगा, गणित अन्य विषयों के साथ एकीकृत समालिखित है। ठीक है, बट इसका पूर्व ज्ञान से कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। यह योगात्मक आकलन में सहायक होता है। योगात्मक आकलन में पूर्व ज्ञान सहायक नहीं होता है, बल्कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपका पूर्व ज्ञान सहायक इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे आप पूर्व ज्ञान से जोड़ के नई चीज़ों को सिखाना चाहते हो। आप देख लेते हो कितना इसको आता है और कितना हमें अभी इसको सिखाना है। तो समेटिव नहीं, बल्कि ये असेसमेंट होगा फॉर्मेटिव के लिए। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपके पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है आपका फोर्थ। गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, यानी कि जो पूर्व में वो जानता है, एक लेवल आप उसको ऊपर सिखाओगे, फिर इस तरीके से श्रेणीबद्ध वो चीज़ों को सीखता जाएगा, है ना। तो आपका ऑप्शन इसमें फोर्थ सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट, 7 का जो आपका योग है यानी कि एडिशन है, वो कितना है, 13 है। कितना है, 13 है। यह एक उदाहरण है किस चीज़ का, तो परिभाषा, तो यहाँ पे कोई परिभाषा तो हमें नहीं दी गई है ना। साध्य या प्रतिज्ञाप्ति, ये आपका मुक्त वाक्य नहीं है, क्योंकि 7 और 6 का योग तो 13 ही होता है। तो मैंने आपको बताया था ओपन एंडेड क्वेश्चन या सेंटेंस तो वो क्या होते हैं, जहाँ पे आपको सोचने के अवसर मिले। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, संयोजन और समुच्चय भी नहीं है। तो आपका साध्य और प्रतिज्ञाप्ति है। ये क्या होता है, ये होता है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि सार्वभौमिक सत्य जो चीज़ें होती हैं उनको हम साध्य या प्रतिज्ञाप्ति कहेंगे। ओके, जैसे कि 7 और 6 चाहे यहाँ पे जोड़ा जाए, चाहे अमेरिका में जोड़ा जाए, चाहे फिर इंग्लैंड में जोड़ा जाए, यूके में, तो हर जगह इसका जो आंसर है वो 13 ही आएगा। यानी कि ये आपका क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। और यूनिवर्सल जो भी ट्रुथ होगा उसको हम क्या कहते हैं, साध्य या प्रतिज्ञाप्ति यहाँ पे बोलेंगे। ओके, तो आपका ऑप्शन इसमें सेकंड सही हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्रों के स्तरों में अपसारी चिंतन प्रक्रियाओं के लिए कौन उत्तरदायी है। यानी कि जो अपसारी चिंतन होता है उसके लिए कौन उत्तरदायी। ऑप्शन देखेंगे, ज्ञान, अवबोध, अर्थबोध और अनुप्रयोग। उसके बाद है ज्ञान, तो हम जानकारी लेते हैं उसको हम ज्ञान कहते हैं, तो वहाँ पे आपका अपसारी चिंतन नहीं लगेगा। आपका अपसारी चिंतन लगेगा विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन करोगे, उसमें आपका अपसारी चिंतन लगेगा। ओके, देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। 76 इंटू 32 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी निम्नलिखित में से निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करता है। वो क्या करता है, 76 और 32 को मल्टीप्लाई करना है, तो वो कुछ यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इस तरीके से वो अपना उसमें दिमाग लगाता है। वो क्या करता है, 70 को
और 6 को अलग कर देता, 30 को और 2 को अलग कर देता, फिर 70 से 30 और 6 से 30 इनसे कर लेता, फिर 70 से 2 और 6 से 2 इन दोनों को करके इन सबको करके फिर वो क्या करता है, उसको ऐड कर देता है। उसका आंसर बिल्कुल ही यहाँ पर सही है। तो ये हमसे पूछ रहे हैं उपरोक्त विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य होगा। देखेंगे इसको हम। अधिगमकर्ताओं में समस्या समाधान की अनौपचारिक तकनीक को हतोत्साहित करना चाहिए। भाई कभी भी बच्चा जो कर रहा है उसको आप हतोत्साहित वहाँ पे नहीं करोगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे विद्यार्थी को गुणन व अवधारणात्मक ज्ञान नहीं है। भाई उसको बहुत अच्छा ज्ञान है इसीलिए उसने उसको तोड़ के करता है, वरना और कोई बच्चा होता तो सीधे सीधे उसको टाइम लगा के करता रहता। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त विधि उसकी गुणन नियमों को समझ को दर्शाती है। बिल्कुल उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है मल्टीप्लाई को लेके, गुणन को लेके, या उसके वो वहाँ पे उसने दिखाई है, और वही ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। लिखित परीक्षा में इस विधि का प्रयोग करने पर विद्यार्थी को 0 अंक मिलेंगे। जी नहीं, बल्कि उसको फुल अंक यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आपका ऑप्शन जो एकमात्र सही हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन है। ओके, आज के लास्ट क्वेश्चन को, और इसके बाद आपको किस किस की वीडियो और चाहिए आप मुझे बता दीजिएगा। और बाद बाकी आपका जो फर्स्ट पेपर है उसकी आपकी हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स, ईवीएस और सीडीपी आपका सभी का रिवीजन चल रहा है यहाँ पे। और बिल्कुल प्रीवियस ईयर से हम लोग करते हैं, ऑथेंटिक चीज़ों से, कुछ भी ऐसा नहीं कहीं से भी क्वेश्चंस को उठा लिया। यहाँ से आपको प्रॉपर ये समझने को मिल जाएगा पेपर आपका सेम ऐसे ही आने वाला है, यही लैंग्वेज होगी पेपर में, इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। बस वहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि रिपीट तो नहीं होगा इतना ज़्यादा, तो इनको थोड़ा सा मोल्ड करके आपको वहाँ पे दिखाने वाले हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट और वीडियोस हम यहाँ पर लाते रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे लगातार चल रही है। आप और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ पे मैं जो प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ इनको मैं वहाँ पे शेयर भी कर देती हूँ। ओके, जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है। यानी कि आपका जो जियो बोर्ड होता है वहाँ पर जो क्रियाकलाप करते हैं, तो जियो बोर्ड क्या होता है, देखो जियोमेट्री से रिलेटेड है आपका जियो बोर्ड। जियो बोर्ड तो जियोमेट्री भी ऐसे ही लिखते हैं ना हम, तो जियोमेट्री यानी कि जो आपकी रेखा गणित है वहाँ से रिलेटेड क्या होता है आपका जियो बोर्ड। अब देखेंगे अधिगमकर्ताओं को रेखाओं और कोणों को पढ़ाना, अधिगमकर्ताओं को भिन्न प्रकार के त्रिभुजों को पढ़ाना, अधिगमकर्ताओं को आयतन पढ़ाना, विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच अन्वेषण हेतु मूर्त प्रदर्शन देना। अब देखना यहाँ पे ऑप्शन आपका ये भी सही है, रेखा कोण भी पढ़ते हैं हम, उससे त्रिभुज भी पढ़ते हैं, आयतन भी समझेंगे। लेकिन यहाँ पे देखना ये ऑप्शन एक चीज और सीटेट में आप ध्यान रखना हमेशा कि वहाँ पे ऐसा ऑप्शन चूज किया जाता है, बाद बाकी अगर मान लो पॉजिटिव वहाँ पे हो सकता है, कभी कभी चारों ऑप्शन आपके पॉजिटिव हों, बट वहाँ पे यूज मतलब आपको माना वो जाएगा जो कि उन तीनों को अपने अंदर समाहित कर ले। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाएं, इसमें सारे के सारे इसमें शामिल हो गए, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आती है तो आप कर दीजिएगा। और उसके बाद फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। ओके, और एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ अपनी पढ़ाई को करो। देखो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।